हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जरूरी बातें जीके पे। आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव की चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, मौर्य उत्तर यानी गुप्त पूर्व काल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर केबीसी स्टाइल पर क्विज शो होती है, जहां हर क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ आपको जवाब देने के लिए 15 सेकंड दिए जाते हैं। ये जो ऊपर में स्टार लगा हुआ आप देख रहे हैं, आपको जैसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं उसके साथ ये चलने लगते हैं। जैसे ही ये 15 सेकंड खत्म होते हैं, आपके सामने आंसर बता दिए जाते हैं। क्विज का ऐसा फॉर्मेट बनाने का हमारा मकसद जो है दोस्तों, आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो आप अपनी कलम कॉपी निकाल लीजिए और 1 से 62 तक का कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको मदद मिले जानने में कि आपकी कितनी तैयारी है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, इसलिए आप इतना सोचे नहीं कि इसका कैसे मिलान होगा। ये सारे ऑप्शन आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और इसका आप पीडीएफ फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। तो चलिए हम लोग अभी ये जो है क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदस्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? अंतिम मौर्य सम्राट बृहदस्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र, डी गौतमीपुत्र पुत्र शातकर्णी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बीरदस्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वे बीरदस्त कौन थे? वो अंतिम मौर्य सम्राट थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदस्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदस्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे? ए सेनापति के पद पर, बी प्रधानमंत्री के पद पर, सी गवर्नर, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदस्त के क्या थे, किस पद पर थे। उसका सही जवाब होगा ए सेनापति के पद पर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कण्व, जिसे हम कान्व भी कहते हैं, कान्व वंश के संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ए वसुदेव, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। देख रहे ऊपर में टाइमर भी चल रहा है और स्टार भी उसी के साथ कम होते जा रहे हैं। अभी 3 सेकंड से कम वक्त बचा है आपको बताने के लिए। ए वसुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव। शातवाहन, जिन्हें आम्र भी कहते हैं, आम्र शातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए सिमुक, बी शातकर्णी, सी गौतमीपुत्र शातकर्णी, डी वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावनी। कौन थे शातवाहन वंश के संस्थापक? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए सिमुक। सिमुक थे शातवाहन वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, कहां पर? सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में किस वंश के अधीन काम किया था? ए नंद वंश के अधीन, बी मौर्यों के अधीन, सी चोलों के अधीन, डी चेरों के अधीन। किस वंश के अधीन सातवाहनों ने काम किया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? ए कुजुल कडफिशिस, बी भीम कडफिशस, सी कनिष्क, डी वशिष्ठ। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है दोस्तों। सी कनिष्क जो है वो बौद्ध बन गए थे। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसके मिश्रण की है? गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम श्रेणी शैली का, माफ कीजिएगा, भारत इस्लाम शैली का, बी भारत ईरान शैली का, सी भारत चीन शैली, डी भारत ग्रीक शैली। कुषाण काल, कौन से काल? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली जो है दोस्तों, डी भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। डी भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ए पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी थी
ए पुरुषपुर, ए पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किसका दूसरा नाम है? ए पटना के, बी पाटलिपुत्र, सी पेशावर, डी पंजाब। आपको बताना है पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है, पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब। तो सी पेशावर, पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर है। अगला 10वां प्रश्न आपके सामने है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? प्रसिद्ध जो राज चिकित्सक थे चरक, वो किसके राज चिकित्सक थे? किस राजा के अंडर वो काम करते थे? ए जुडिम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक या जुडिम के? तो वो डी कनिष्क के राज चिकित्सक थे। 11वां प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, ए प्राचीन वैदिक कला, बी मौर्यकालीन कला, सी गांधार कला, डी गुप्त कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने के क्या कारण थे? ए प्रसिद्ध प्राचीन वैदिक कला, बी मौर्यकालीन कला, सी गांधार कला, डी गुप्त कला। तो सी गांधार कला के कारण तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल था। 12वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए कुषाण, बी इंडो बैक्टीरियन, सी शक, डी गुप्त। आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई। सही जवाब होगा बी इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ए मथुरा संग्रहालय, बी मुंबई संग्रहालय, सी मद्रास संग्रहालय, डी दिल्ली संग्रहालय। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ए मथुरा संग्रहालय। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने, इंडो बैक्टीरियन ने, सी शक ने, डी गुप्त ने। किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए ए कुषाण ने। 15वां प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? ए सीसा, बी प्रोटीन, सी तांबा, डी स्वर्ण। आपको बता रहे हैं सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? ए सीसा, बी प्रोटीन, सी तांबा, डी स्वर्ण। सही जवाब होगा ए सीसा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ए कंबन बाणभट्ट अश्वघोष, बी नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र, सी वसुघोष कालिदास बाणभट्ट, डी कालिदास कंबन वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन थे बी नागार्जुन अश्वघोष और वसुमित्र। 17वां प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? ए सातवाहनों ने, बी मौर्य, सी गुप्त, डी चोल ने। बताएं किसने की यह आरंभ प्रथा? तो सातवाहन के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव जिसे भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ए शकों ने, बी पार्थियनों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। किसने शुरू की थी पर्दा का शुभारंभ भारतीय रंगमंच पे? इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ए कनिष्क ने, बी अशोक ने, सी हर्ष ने, डी फाह्यान ने।
किसने आरंभ कराया था भारतीयों का महान रेशम मार्ग? ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, डी फाहियान। तो सही जवाब होगा ए कनिष्क ने। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई थी? ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी शुंगों ने। किसने चलाई थी बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी कुषाण शासकों ने। 21वां प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार में काम करते थे? ए कनिष्क के, बी चंद्रगुप्त मौर्य के, सी अशोक के, डी समुद्रगुप्त के। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो वो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। आपको बताना है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। इसका सही जवाब है बी कनिष्क के शासनकाल में। 23वां प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, बी भारत में, सी बांग्लादेश में, डी बर्मा में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ए पाकिस्तान में, बी भारत में, सी बांग्लादेश में, डी बर्मा में। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी खारवेल, डी मयूर शर्मन। कौन थे कलिंग के महान शासक? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी खारवेल, डी मयूर शर्मन। सही जवाब है सी खारवेल। 25वां प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए धर्म, बी कला, सी साहित्य, डी वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए धर्म, बी कला, सी साहित्य, डी वास्तुकला। तो डी वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? ए महाराष्ट्र, बी सौराष्ट्र, सी प्रतिष्ठान, डी आंध्रा। ए महाराष्ट्र, बी सौराष्ट्र, सी प्रतिष्ठान, डी आंध्रा। तो सातवाहनों ने अपनी आरंभिक दिनों में शासन आंध्र में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए औरंगाबाद, बी पैठन जिसे प्रतिष्ठान भी कहते हैं, सी मदुरा, डी कोई नहीं। सातवाहन राज्यों की राजधानी कहाँ थी? ए औरंगाबाद, बी पैठन, सी मदुरा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है पैठन, जिसे प्रतिष्ठान भी कहते हैं। सातवाहन राज्यों की राजधानी पैठन में थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ए हाथी गुफा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ए हाथी गुफा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट। सही आंसर है ए हाथी गुफा। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी, सी हाल, सी डी सिमुक। तो सातवाहन नरेश गाथा सप्तशती की रचना सी हाल ने की थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत। सही जवाब होगा बी प्राकृत भाषा।
31वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? ए बैक्ट्रियन ग्रीक ने, पार्थियन ने, सी शक ने, डी कुषाण ने। मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद भारत पर सबसे पहले आक्रमण ए बैक्ट्रियन यानी ग्रीक ने किया था। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए 78 ईसा पूर्व, बी 58 ईसा पूर्व, सी 72 ईसा पूर्व, डी 56 ईसा पूर्व। आपको बताना है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब होगा बी 58 ईसा पूर्व। 33वां प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था। ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सी थी? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। इसका सही जवाब होगा ए सातवाहन। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। किस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा को अब बनाया गया था? ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। इसका सही जवाब होगा बी कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, डी गुप्त। कौन से वंश हैं जो शुंग वंश के बाद भारत पर राज किए थे? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व, डी गुप्त। इसका सही जवाब होगा सी कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए अजीबकों ने, बी थाड़ुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए अजीबकों ने, बी थाड़ुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। इसका सही जवाब होगा ए आजीविकों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ए इंडो ग्रीक ने, बी कुषाणों ने, सी शंकों ने, डी प्रतिहारों ने। किसने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? इसका सही जवाब होगा बी कुषाणों ने। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक इसे यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ए शिखर, बी वेसर, सी कांधार, डी नागर। जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं ए शिखर, बी वेसर, सी कांधार, डी नागर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी कांधार। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी सहजयान। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो वो महायान शाखा का अनुयायी था जिसका उसने प्रचार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। 40वां प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ए बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, बी जैन धर्म का पुनः उदय, सी चतुर्थ बौद्ध संगीति, डी गांधार शैली का विकास। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। 41वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे? ए कनिष्क के, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी गौतम पुत्र सतकर्णी, डी पुष्यमित्र शंगु। आपको बताने हैं कि महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो वो थे पुष्यमित्र शंगु के समकालीन।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा, सी पार्थव राजा गोदाफिनस द्वारा, डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? ए मिनांडर, बी रुद्रदमन, सी गोंदोफिरनस, डी कनिष्क। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? तो सी गोंदोफिरनस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? ए कडफिसस प्रथम, बी कडफिसस द्वितीय, सी कनिष्क, डी विम कडफिसस। किसने जारी की थी सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासक में? तो बी कडफिसस द्वितीय ने। 45वां प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ए गुप्तों ने, बी हिंद यमनों ने, सी ईरानियों ने, डी शकों ने। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ए गुप्तों ने, बी हिंद यमनों ने, सी ईरानियों ने, डी शकों ने। तो डी शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? ए शक वंश, बी कुषाण वंश, सी हिंद यवन वंश, डी पार्थियन वंश। किस वंश के शासक ने त्रातार की उपाधि धारण की? तो ए शक वंश के शासकों ने धारण की थी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण, डी शक कुषाण यूनानी। आपको बताना है कि पहले किसने आक्रमण किया, तो ए यूनानी, फिर शक या फिर कुषाण। ए इसका सही आंसर होगा। 48वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम बार किस शासक द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाए गए? भारत में प्रथम बार किस शासक द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? ए ग्रीकों द्वारा, बी शकों द्वारा, सी प्रतिहारों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। भारत में प्रथम बार किस शासक द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाए गए? इसका सही जवाब होगा ए ग्रीकों द्वारा। 49वां प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ए बैक्टीरिया का, बी कडफिसस का, सी सीथिया, डी एरिया का। किसका था दूसरी सदी प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में शासक? ए बैक्टीरिया का। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? ए शतमान, बी निष्क, सी पल, डी कार्काशन। चार धातुओं सोना, चांदी एवं तांबा में बनने वाले सिक्कों को कहा जाता था डी कार्शासन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ए कुषाणों का, बी तमिलों एवं चेरों का, सी वाक्टाक्टों का, डी शकों का। सर्वप्रथम रोम के किस लोगों के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ? ए कुषाणों का, बी तमिल एवं चेरों का। इसका सही जवाब होगा बी तमिल एवं चेरों का। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? बारबेरिकम, बी बेरिगाजा, सी अरिकामेडू, डी कोचीन। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? ए बारबेरिकम, बी भरोच, सी अरिकामेडू, डी कोचीन। तो डी कोचीन जो है वो असत्य है।
मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना की? ए मिनांडर, बी डेमोट्रियस, सी कड़फिशस, डी कनिष्क ने। किसने मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा बी डेमेट्रियस ने। किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ए कड़फिशस, बी डेमेट्रियस, सी मिनांडर, डी कनिष्क। आपको बताना है कि कौन अपने पुत्र के हाथ में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया, तो सी मिनांडर। अगला प्रश्न है, कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ए वसुमित्र, बी विष्णुगुप्त, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ए वसुमित्र, बी विष्णुगुप्त, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। तो डी अश्वघोष थे कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी। कुषाणों का संबंध था ए सिथियन जनजाति से, बी पार्थियों से, सी चीन के यूची जनजातियों से, डी इनमें से कोई नहीं। कुषाणों का संबंध इनमें से किससे था? ए सिथियन जनजातियों से, बी पार्थियनों से, सी चीन के यूची जनजातियों से। इसका सही जवाब होगा सी चीन के यूची जनजातियों से। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की थी? ए हिंदयवन, बी शक, सी कुषाण, डी सातवाहन। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश ने शासकों ने केसर की उपाधि धारण की थी? तो सी कुषाण के राजवंशों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ए भरहुत का स्तूप, बी सांची स्तूप की वेदिका और तोड़नदार, सी भाजा स्तूप, डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा डी सभी। भरहुत का स्तूप, बी सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, सी भाजा स्तूप, इन सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किन प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल, जिनका नाम हाल था, के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? ए बृहत कथा, बी बुद्ध चरित्र, सी लीलैलवे, डी सतसाई। इसका सही जवाब होगा कि गुणाढ़ ने ए बृहत कथा की रचना की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ए गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर होगा बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन ने। किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा सी कुषाण। 62वां और अंतिम प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ए चेदी, बी कदम, सी हड़यक, डी कलिंग। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? ए चेदी, बी कदम, डी हड़यक, डी कलिंग। तो वो चेदी वंश से संबंधित थे। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर दे, जो नए हैं सब्सक्राइब कर दे, और वो हमें और अन्य भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह एक ही नाम से अवेलेबल है हमारे सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।